और एक बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह आपका स्वागत सर। 15 साल तक आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे और अब 5 साल, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, 5 साल विपक्ष में रहे। दोनों ही सूरत में जब हम बात करते हैं विजन ऑफ न्यू छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को लेकर अब आप क्या सोचते हैं? तस्वीर कितनी बदली? छत्तीसगढ़ के बारे में जो सोच रही है वो छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद, क्योंकि जिस समय छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। उस पार्लियामेंट का हिस्सा मैं था और अटल जी के साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी के नाते काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और जिस दिन छत्तीसगढ़ की घोषणा हुई, अडवाणी जी ने इसको पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत किया, उस दिन भी मैं साक्ष्य रहा। तो तब से लेकर आज तक जो एक विजन को लेकर इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सोच थी कि राज्यों के विकास के लिए जरूरी है कि राज्यों में एक बेहतर छोटे छोटे राज्य बने, और सिर्फ छोटे राज्य ही ना बने, उनके अंदर रिसोर्सेस भी हों। तो छत्तीसगढ़ एक मॉडल स्टेट के रूप में एक धरती नक्शे पे उभर के आया। और छत्तीसगढ़ के लिए जो स्पष्ट सोच थी कि छत्तीसगढ़ का पिछड़ापन, उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति थी, पलायन के पीड़ा से त्रस्त था छत्तीसगढ़, गरीबी और भूखमरी से शिकार था छत्तीसगढ़, रीजनल इम्बैलेंस का शिकार था छत्तीसगढ़। उस छत्तीसगढ़ को एक तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कल्पना और सोच थी। उस सोच को लेकर हमने छत्तीसगढ़ के लिए काम शुरू किया और दिल्ली से मैं वापस छत्तीसगढ़ आया। और उसके बाद 2003 से 15 साल तक मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तो जो शुरुआती क्षण थे, जो चुनौतियां थी छत्तीसगढ़ में, उस चुनौतियों को सामना करने के लिए बेसिक बड़ा काम जो था वो छत्तीसगढ़ की गरीबी और भूखमरी थी। उस समय हमने योजनाओं की शुरुआत की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने फोकस किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी जो पलायन की पीड़ा थी, उसको दूर करने के लिए, गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे बड़ी योजना हमने शुरू की। गरीबों के लिए 1 रुपया किलो चावल में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना, ये 65 लाख परिवार के लिए। तो एक छत्तीसगढ़ में लोगों को उत्साह का वातावरण बना। और छत्तीसगढ़ में फिर हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चाहे सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, पावर सेक्टर में पावर की जनरेशन को बढ़ाने का काम हो, इसके साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज और नए संस्थान पैदा लाने के लिए जरूरत थी छत्तीसगढ़ को। ये कनेक्टिविटी और तीनों चीजों पे एक साथ हमने काम शुरू किया। नक्सल फ्रंट पे भी काम किया। तो आज मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ उस दौर से निकल चुका है जब वो पलायन की पीड़ा से मुक्त किया और एक विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य है जो पॉपुलेशन तो 2% है, मगर कोर सेक्टर में स्टील का प्रोडक्शन, सीमेंट का प्रोडक्शन, एल्युमिनियम का प्रोडक्शन, ये छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि यदि हम देश के 20% स्टील का उत्पादन करते हैं, 18% सीमेंट का उत्पादन करते हैं, ये छत्तीसगढ़ है जो 22,000-25,000 मेगावाट पावर जनरेशन का काम करता है। तो एक आधुनिक रूप से विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना धीरे धीरे साकार हो रही है। लेकिन रमन जी, जब आप कहते हैं कि विकास की राह पर अग्रसर है छत्तीसगढ़, तो इसमें आप क्या कुछ क्रेडिट प्रदेश सरकार को, मौजूदा सरकार को भी देंगे जो कहती है गढ़वो नवा छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की सरकार को पूरे 5 साल हो गए भूपेश जी को, और भूपेश जी के आने के बाद 15 साल की उस यात्रा के बारे में मैं चित्रण कर रहा था। और ये पौने 5 साल जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, देखिए छत्तीसगढ़ की एक देश और दुनिया में प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, मगर ये पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट तो रुक गए। सड़कों का काम बंद हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद हो गया। उससे बड़ी बात जो नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ, छत्तीसगढ़ की पहचान अब ऐसी
गलत तरीके से बन रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ईडी और सीडी वाली सरकार कहते हैं। ये हालत छत्तीसगढ़ की हो गई है। यहां तक छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भूपेश बघेल को जाता है, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। इतने वो तो आप पर बड़े आरोप लगाते हैं, वो तो कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए ईडी और आईटी का सहारा आप लोग ले रहे हैं। पाटन का भी उन्होंने जिक्र किया था। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये 2150 करोड़ की शराब घोटाला ईडी ने 13,000 पेज के दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोयले में 500 करोड़ का घोटाला, ये मामला पूरे के पूरे न्यायालय में चल रहा है। इनके आईएएस अधिकारी 7-7 महीने से जेल में हैं। इनकी ये स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में वो चाहे कोयला हो, चाहे रेत हो, या चाहे शराब माफिया हो, इनका पूरा चंगुल में छत्तीसगढ़ फंसा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ आज निश्चित रूप से जो एक पॉजिटिव पहचान छत्तीसगढ़ की बनी थी वो समाप्त हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले आपको सुना था, आपने कहा था कि कांग्रेस के 4 चिन्हारी चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी। ये कांग्रेस वाले जो बार बार बोलते थे छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, भूपेश जी बोलते थे जब डेवलपमेंट की बात करते थे तो नरवा गरवा घुरवा बारी, और भूपेश का कहना था कि नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। मगर अब वो परिभाषा बदल गया है, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी कांग्रेस के है ये पहचान, ये कांग्रेस की पहचान बन गई है छत्तीसगढ़। लेकिन नमन जी, मैं आपसे ये समझना भी चाहूंगी, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है चुनाव के लिए, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ये मान रही है, प्रदेश सरकार ये मान रही है कि इन 5 वर्षों में जो फैसले लिए गए, जो कि किसान सेंट्रिक रहे, जो कि गरीबों के सेंट्रिक रहे, उनको केंद्र में रखकर लिए गए, गोधन न्याय योजना हो, नरवा गुरवा बाड़ी का आपने जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती कि हमारी यूएसपी है, बीजेपी के पास उसका काट क्या। आप क्या लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जिस नरवा गरवा की बात करते हैं, घुरवा की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में 8,000 गौठान की बात करते हैं। 8 गौठान भी नहीं है जहां गाय रहती है। गौठान का मात्र कागज में अस्तित्व है। गोबर खरीदी पेपर में दिखाते हैं। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में ढूंढते रह गए कि गौठान में गाय दिखे, गाय के लिए चारा दिखे, भूसा दिखे, पैरा दिखे, बाउंड्री वॉल दिखे, पानी की व्यवस्था हो। पूरे छत्तीसगढ़ में घूमने के बाद समझ में आया कि गौठान सिर्फ कागज में बनाया गया है, और ये पूरे के पूरे कागजी कार्रवाई इन्होंने किया। आज जनता के बीच इस बात को स्पष्ट है कि पहली बात तो ये है कि गोबर खरीदी में भी बेईमानी और भ्रष्टाचार। 300 करोड़ का लालू यादव ने तो चारा खाया, 3 साल जेल में रहा, वो तो चारा घोटाला में था। ये तो गोबर घोटाला कर रहा है, उससे खतरनाक चीज है ये। अच्छा, वो आप पर भी बहुत आरोप लगाते हैं, और जब हम तुलना करते हैं कि 15 साल आपकी जब सरकार थी और इन सालों में, तो उनका कहना था कि पूर्ववर्ती सरकार ने, यानी कि आपकी सरकार ने तो मशीनें खरीदी, हम धान खरीद रहे हैं। धान खरीदी की व्यवस्था शायद भूपेश जी को मालूम ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत डॉक्टर रमन ने किया था। छत्तीसगढ़ में हमने 3 बड़ी योजना की शुरुआत की, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना और चावल गरीबों को देने का, और पीडीएस सिस्टम में लोगों के लिए धान की खरीदी, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। हमने धान खरीदी समर्थन मूल्य में छत्तीसगढ़ में पहली बार किया, और 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा के हमने 40-50 लाख मीट्रिक टन तक की धान खरीदी की व्यवस्था की। बोनस की भी देने का काम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किया। भूपेश जी उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर इसकी शुरुआत तो डॉक्टर रमन ने की थी। अच्छा, कांग्रेस वाले कहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह को नजरअंदाज किया जा रहा है, आलाकमान का ध्यान नहीं जा रहा आपके ऊपर। क्या डॉक्टर रमन सिंह ये महसूस करते हैं? डॉक्टर रमन को यदि नजरअंदाज किया जा रहा है तो भूपेश बघेल सवेरे उठते ही डॉक्टर रमन का नाम क्यों लेता है, दोपहर में नाम क्यों लेता है, रात में सोने के पहले नाम क्यों लेता है? उसको तो सवेरे दोपहर शाम एक ही नाम याद रहता है, डॉक्टर रमन। तो यदि दिल्ली या नजरअंदाज करे तो इनको काहे चिंता है? ये तो खुश होना चाहिए। आजकल आप लोग परिवर्तन यात्रा भी निकाल रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाएंगे, जा रहे भी हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? परिवर्तन यात्रा से मैं कल ही लौटा हूं, और जिस प्रकार इस परिवर्तन यात्रा में जनता के बीच दंतेवाड़ा से हमने शुरू किया, दूसरा जशपुर से हमने शुरू किया, 2900 किलोमीटर की 2 यात्रा है,
और इस यात्रा की शुरुआत से लेकर अभी तक जिस प्रकार पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, हजारों की संख्या में हुजूम, युगों का जन सैलाब का सैलाब निकल के आ रहा है, इतना उत्साह के साथ इस यात्रा का स्वागत कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा और ये निश्चित रूप से तय है कि छत्तीसगढ़ में लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 90 में से कितनी? 90 में से मैं सिर्फ आज ये कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, मगर ये मैं कह सकता हूं कि 90 सीट में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने में सफल होगी। जोरदार तालियां इस पे जरूर बननी चाहिए। कंफर्टेबल मेजॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, हालांकि हम चर्चा जरूर करेंगे सर रिजल्ट पर भी, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण मसला ये हो जाता है और आजकल इसकी चर्चा काफी जोरों पर है। टीएस सिंहदेव का बयान जब वो मंच पर मौजूद रहते हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, क्योंकि आप प्रदेश बीजेपी के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, तो बीजेपी इसको लेकर क्या सोच रही है? देखिए, बीजेपी को क्या सोचना है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर कम से कम एक व्यक्ति मंत्रिमंडल में बाकी है जो ईमानदारी और सच्चाई की बात करता है, उसका नाम है टीएस सिंहदेव। उसने स्वीकार किया, प्रधानमंत्री जी के सामने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार राज्य को जितना मांगती है पैसा, सहयोग, समर्थन वो हमेशा देती है और इस बात को सार्वजनिक स्वीकार करने में बुराई नहीं। टीएस सिंहदेव सच्ची बात को कहने में निश्चित रूप से उनके ऊपर अब तो ये हालत होगी कि उसके ऊपर एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कार्रवाई कर रही है। तो कांग्रेस के अंदर यदि कोई सच बोलता है तो उसकी सजा यही मिलती है कि टीएस सिंहदेव के ऊपर कार्रवाई हो। आजकल चर्चा ये बहुत जोरों पर है मीडिया जगत में भी कि छत्तीसगढ़ जो बीजेपी है वो ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को ढूंढ रही है, इसकी तलाश चल रही है चेहरे को लेकर। बीजेपी और बीजेपी की कार्य पद्धति के बारे में जो नहीं जानते उनको ये बात समझ में आता है, मगर भारतीय जनता पार्टी जन आधारित जनता के बीच और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आगे बढ़े। राष्ट्रीय मुद्दे पर जब मैं बात करती हूं तो कुछ मसलों की चर्चाएं इस वक्त बहुत ज्यादा है। उसमें हाल ही में जो INDIA फॉर्म हुआ उसकी भी बात हो जाती है, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी क्योंकि आज चर्चा हुई, और इसके अलावा सनातन की गूंज भी बहुत जोरों से सुनाई दी। कई बड़े चेहरों के स्टेटमेंट भी हमने सुना। क्या छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये जो तमाम मसले हैं क्या वो निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, जहां तक इस देश में और इस देश की संस्कृति में, इस देश की मिट्टी में यहाँ का सनातन धर्म की बात, और जब एक प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, अपमानित करने की साजिश की जाती है, तो मुझे लगता है कि ये पूरी ताकत, और मैं तो इस बात के लिए आरोप भी लगाता हूं कि सनातन का विरोध करने वाली ताकत, यदि INDIA के लोग इसका विरोध करते हैं, इसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी के समर्थन और सहयोग से इस विरोध करने की बात निकलती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है और जो इस देश में सनातन धर्म जो हजारों साल से इस देश की संस्कृति में है, उसका यदि कोई विरोध करता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश की संस्कृति और मिट्टी से कैसे जुड़ेगा। जब हम चुनाव की बात करते हैं और INDIA की बात करते हैं तो इस बार विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी पूरी कसर कर ली है और उनका कहना है कि हम भी चुनौती देंगे। क्या बीजेपी को कोई खतरा? देखिए, छत्तीसगढ़ में समानता मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होता है और अभी पिछले 3-4 महीनों में आप पार्टी की सक्रियता दिख रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापक रूप से, प्रभावशाली रूप से छत्तीसगढ़ में इस चुनाव में वो लोग आ पाएंगे। और वो वादे भी कर रहे हैं कि 1000 रुपए महिलाओं को हम देंगे, वादे कर रहे हैं, रोजगार के भी वादे हैं। जी वादे कर रहे हैं, मगर छत्तीसगढ़ में फिलहाल मैं बहुत गुंजाइश आप पार्टी का नहीं देखता। लेकिन आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ के इस विधानसभा चुनाव में ये कैसे अलग है और इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर ही आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है? छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है, समझदार है। बस्तर हो या सरगुजा हो, लोग जागरूक है और अपना बुरा और भला अच्छे से समझते हैं, विकास की परिभाषा को समझते हैं। पिछले 4.25 साल में
छत्तीसगढ़ में विकास पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, ठप हो गया है। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर में कहीं कोई विकास के काम नहीं है। तो आज छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े वादे किए थे भूपेश बघेल ने, जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, वो आज 36 वादे जो इन्होंने गांव में जनता के बीच जाकर गंगा जल और गीता को हाथ में रखकर कसम खाए थे, वो जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। इन्होंने कहा था कि पूर्ण शराबबंदी कर देंगे, शराबबंदी तो नहीं हुआ। घर घर पहुंचा के शराब बेचने का काम भूपेश बघेल कर रहा है। 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता, 10,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। 2 साल का बोनस पिछली सरकार का देंगे, 2 साल का बोनस नहीं मिल पाया। 2 लाख कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था, 2 लाख में से 2,000 कर्मचारियों को भी स्थायी करने का काम नहीं हुआ। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी, आज तक न पेंशन बढ़ा न वृद्धावस्था बढ़ा। तो आज जन घोषणा पत्र के जो मूल विषय हैं, जो बिंदु हैं, उनका ही पालन इस सरकार ने नहीं किया। इसलिए टीएस सिंहदेव ने कह दिया कि मैं जन घोषणा पत्र समिति में नहीं रहूंगा, मुझे जन घोषणा पत्र से अलग किया जाए। लेकिन नमन जी, जब आप कहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी नहीं की, बाकी मसलों को आप गिनवाते हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने तो अधिकांश वादे पूरे कर लिए, और उनके मंत्री कहते हैं कि शराबबंदी आदिवासी क्षेत्रों में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी आजीविका, उनका आर्थिक स्रोत ही वही है। हमने थोड़ी कहा था कि शराबबंदी के लिए गली गली में जाके कसम खाओ, ये तो कांग्रेस वाले खाए थे। जन घोषणा पत्र में लिखने के लिए डॉक्टर रमन ने नहीं कहा था, उन्होंने लिखा था। ये उस समय भी उनको मालूम था क्या परिस्थिति होगी, मगर आज उस बात से, वादे से मुकरने का काम जो हो रहा है, उसका विरोध और उसके प्रति छत्तीसगढ़ के आम जनता को नाराजगी है। सर, क्योंकि आखिरी के कुछ मिनट है मेरे पास और मैं चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगी। बीजेपी ने बहुत पहले, और मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे मौके मिले और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी ऐसा सुना हो कि चुनाव की डेट से पहले ही प्रत्याशियों के नाम अनाउंस कर दिए गए हों, लेकिन बीजेपी ने पहले ही कैंडिडेट्स की सूची कुछ जारी कर दी है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है और क्या ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, हमने 21 प्रत्याशी घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उन सीटों पे घोषित किया जहां पिछले 2 चुनाव में हम बहुत पीछे थे और पराजित हम हुए थे। उन सीटों पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा जनसंपर्क की ज़रूरत है। तो ये सुनिश्चित किया केंद्रीय नेतृत्व ने और चुनाव समिति ने, कम से कम उन सीटों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए जिन सीटों पे हम काफ़ी पहले पिछले 2 चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उन सीटों को 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पहले घोषित करके, ताकि प्रत्याशी चुनाव घोषित होने के 20 दिन पहले उसका नाम डिक्लेयर होता है तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम नहीं पाता। इस बार उसके पास पर्याप्त समय है। यदि उसके 300 बूथ हैं तो 300 बूथ में से 300 बूथ में प्रत्येक गांव में वो आसानी से जा सकता है, उसकी पहचान बन सकती है। इसलिए पार्टी ने पूरे विश्वास के साथ 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और शीघ्र हम दूसरी सूची जारी करने वाले हैं। रमन जी, ये मेरा आखिरी सवाल है और मुझे लगता है कि जो दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहे होंगे बेसब्री से इस सवाल का इंतजार कर रहे होंगे। चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका क्या, और क्या मेरी बात एक रिटायर्ड चीफ मिनिस्टर से हो रही है या फिर एक भावी मुख्यमंत्री से? जहां तक सवाल है कि मेरी भूमिका क्या है, पार्टी ने मेरी भूमिका बहुत पहले सुनिश्चित कर दी है। एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय स्तर में मुझे दायित्व दिया गया। दूसरा, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हो या छत्तीसगढ़ के बाहर, जहां जहां जरूरत पड़ती है हम लोग पूरी ताकत से काम करते हैं, और मेरी भूमिका छत्तीसगढ़ में लगातार उन क्षेत्रों में जाने की है जिन सीटों पे मुझे बुलाया जाता है, मैं पहुंच रहा हूं। मुख्यमंत्री के लिए चयन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में पहले घोषित करने का नहीं है, कभी हमने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। मुख्यमंत्री की घोषणा तब होता है जब हमारे चुनाव हो जाते हैं, विधायक दल की बैठक होती है और 1 घंटे में हम निर्णय लेते हैं किसको मुख्यमंत्री बनना है, और ये केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में रहता है। लेकिन आपकी इच्छा क्या है? नहीं, मेरी इच्छा यानी पार्टी की जो इच्छा है वो मेरी इच्छा है। कोई अलग से मैं महत्वाकांक्षा पालता नहीं। पार्टी का जो आदेश होगा
उसके अनुसार मेरा काम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। आपने तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिया और जिस बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, छत्तीसगढ़ की बात होती है और छत्तीसगढ़ को यहां तक पहुंचाने के लिए आपकी भूमिका भी बहुत बड़ी रही।